दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी नेवी सेना और लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला चीन का पूरा साम्राज्य इतना पावरफुल है कि अमेरिका जैसे देश भी इससे सीधे टकराने से कतराते हैं। बावजूद इसके आज तक चीन अपने से कई गुने छोटे देश ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया, जबकि वो अपनी सीमा से सटे कई कमजोर देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर अक्सर उन पर अपनी मनमानी थोपता रहता है। लेकिन जब बात ताइवान की आती है तो ड्रैगन के मुंह से सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां ही सुनाई देती हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी पावरफुल आर्मी और इतनी हाईटेक हथियारों के होने के बावजूद चीन आज तक ताइवान पर अपना कब्जा क्यों नहीं कर पाया, और जब भी चीन ताइवान को धमकाने की कोशिश करता है तो अमेरिका बिना बुलाए ही क्यों ताइवान की मदद के लिए दौड़ा चला आता है। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर इन दोनों का विवाद है क्या और इनके विवाद की शुरुआत हुई कैसे। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ताइवान में जीता तो ड्रैगन का अगला निशाना रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चीन भी ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है। तो दोस्तों, अगर हम चीन के नक्शे को ध्यान से देखें तो चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटा सा आइलैंड हमें दिखाई देगा, ताइवान, जो सामरिक तौर पर ही नहीं बल्कि ट्रेड के मामले में भी अमेरिका, चीन और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए काफी मायने रखता है। दुनिया के लिए चीन का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना और पेचीदा ताइवान का इतिहास भी है, क्योंकि काफी लंबे समय तक चीन का हिस्सा रहे ताइवान को सबसे पहले 1894 से 95 के बीच हुए जापान चीन युद्ध के दौरान जापान ने चीन को हराकर उसके ताइवान सहित कोरिया और मंचूरिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन अभी भी इस कहानी में और मोड़ आने बाकी थे, क्योंकि फिर साल आया 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इस दौरान अमेरिका ने जापान को हराकर उन सारे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया जिसे जापान ने चीन से जीता था। अब पूरे चीन के साथ ताइवान भी अमेरिका के कब्जे में आ चुका था, लिहाजा अमेरिका ने चीन की जिम्मेदारी वहीं के एक लोकल पॉलिटिकल नेता चेंग काई शेक को सौंप दी। चेंग काई शेक के कार्यकाल में लगभग सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर इसके बाद साल 1949 के दौरान चीन में हुए चुनावों में माओ जेडांग की पार्टी ने काई शेक को हराकर बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, जबकि काई शेक की अगुवाई में हारी हुई पार्टी ताइवान जा पहुंची, जहां काई शेक ने अपनी सत्ता को फैलाते हुए खुद को एक स्वतंत्र देश के तौर पर घोषित कर दिया, जिसके बाद से इन दोनों का विवाद चलता आया है। चीन कहता है ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान का कहना है कि वो एक स्वतंत्र देश है। इसके बाद दोस्तों, चीन ने समय समय पर तमाम कोशिशें की ताइवान पर कब्जा करने की, लेकिन हर बार वो अपनी विस्तारवादी नीति में नाकाम रहा। कई बार की कोशिश और धमकाने के बावजूद भी जब ताइवान ने उसके आगे सरेंडर नहीं किया तो चीन ने हर उस देश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया जो ताइवान को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देते थे। यहाँ तक कि कुछ ही सालों के दौरान उसने कथित तौर पर ताइवान का साथ देने वाले कई देशों को भी उससे दूर कर दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी जब ताइवान ने चीन के आगे अपने घुटने नहीं टेके तो इस बार चीन ने ताइवान को लालच देने की पूरी कोशिश की। उसने वन कंट्री टू सिस्टम के तहत ताइवान के आगे प्रस्ताव रखा कि अगर ताइवान अपने आप को चीन का हिस्सा मान लेता है तो उसे स्वयं सत्ता मिल जाएगी, जिससे वो आराम से अपने व्यापार व्यवसाय कर सकेगा और उसे चीन के साथ होने का फायदा भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये समझने वाली बात है कि अगर ताइवान को चीन के साथ मिलकर अपने हिसाब से ही सारे फैसले लेने ही हैं, तो फिर उसे चीन से हाथ मिलाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन दोस्तों, चीन यहाँ अच्छी तरह जानता है कि अगर खुद को ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे आगे रखना है तो ताइवान पर कब्जा करना ही होगा, क्योंकि सामरिक तौर पर ही नहीं बल्कि ताइवान ट्रेड के मामले में भी पूरी दुनिया के लिए काफी मायने रखता है। यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस चिप की मैन्युफैक्चरिंग इतनी भारी मात्रा में की जाती है कि इससे लगभग आधी दुनिया की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका जैसे देश भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर ताइवान चीन का हिस्सा बन जाता है तो इतनी अहम इंडस्ट्री चीन के हाथों में चली जाएगी जिसका वो कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये कोई एक वाकया नहीं है जिस कारण अमेरिका अपने से हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से देश के लिए चीन से लड़ेगा, बल्कि चीन ताइवान विवाद के पीछे एक बड़ी वजह और भी है, जिस वजह से अमेरिका को ना चाहते हुए भी ताइवान की मदद करनी ही पड़ती है। दोस्तों, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच की टेंशन कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तनातनी की शुरुआत उस समय पर हुई थी जब साल 1979 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और ताइवान के बीच रिलेशन एक्ट को लेकर एक ट्रीटी साइन की गई थी।
इस ट्रीटी में लिखा गया था कि अमेरिका ताइवान को कम कीमत पर अत्याधुनिक हथियारों को बेचेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका को ताइवान की मदद के लिए आना पड़ेगा। इसके बाद से ही अमेरिका ने अपना वादा निभाया भी। चीन ने जब भी ताइवान को धमकाना चाहा, अमेरिका सरकारें हमेशा बीच बचाव में आती रही हैं। दोस्तों, एक तो ये कारण है कि अमेरिका हमेशा ताइवान का साथ देता है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो वेस्ट प्रशांत महासागर में उसकी ताकत काफी हद तक बढ़ जाएगी, जो अमेरिका के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो इससे ताइवान से सटे हवाई द्वीप में स्थित अमेरिकी आर्मी बेसेस तक चीन की सीधी पहुंच हो जाएगी, जो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। और अब जब एक बार फिर से चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका को मजबूरन ताइवान का साथ देना पड़ रहा है। फिर चाहे अमेरिका अपने हवाई द्वीप पर मौजूद अपने मिलिट्री बेसेस को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो और या फिर ताइवान को दिए अपने वचनों को निभाने के लिए। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार साबित होगी, जिसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।